हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल घोषी के प्रोडक्शंस के ऊपर। तो अगर हमें पूरा पिछली बार मैंने सोचा था कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि पूरे ऐप डेवलपमेंट प्रोसेस को लेकर, ठीक है, कि किस तरीके से हम नो कोड प्लेटफॉर्म में पूरा ऐप डेवलपमेंट प्रोसेस बना सकते हैं। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया, एक यूज़र ने भी कमेंट करा था ऐप डेवलपमेंट प्रोसेस को लेकर कि पूरा समझाओ कि ऐप को डेवलपमेंट करने का पूरा प्रोसेस क्या होगा। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने अब तक बैस को ढंग से नहीं समझाया। बैस का मतलब होता है BaaS, मतलब बैकएंड एज अ सर्विस। अब इस सर्विस मॉडल के अंदर क्या होता है, जैसे हमें ES मिलता है, ES मतलब IaaS, यानी तो हम उसे ES प्रोनाउंस करते हैं असल में, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसमें हमें सर्विस मिल जाता है, नेटवर्क मिल जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, ठीक है, जिसमें हम खुद की वेबसाइट को रन कर सकते हैं, ठीक है, हमें बना सर्वर मिल जाता है। लेकिन हमें जो है बैस के अंदर क्या होता है कि हमें पहले से बना बनाया जो है पूरा का पूरा बैकएंड मिल जाता है। हमें बस खाली फ्रंट एंड बनाना होता है और बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करना होता है। तो किसी भी बैकएंड के अंदर बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है स्टोरेज, जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं चीज़ों को। स्टोरेज मतलब इसे एज़्योर के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के अंदर इसे ब्लॉब कहते हैं। तो ब्लॉब का मतलब क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करना। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या हो गया, जैसे कि इमेजेस हो गए, फोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए, GIFs हो गई, ठीक है, और ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ये सारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो इसे हम एक ब्लॉब के अंदर यानी बकेट के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ होती है कि ऑथेंटिकेशन, कि हम ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे यूज़र को। हम गूगल के ज़रिए ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, फेसबुक के ज़रिए कर सकते हैं, साथ ही साथ हम ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर के जरिए कर सकते हैं। ये ऑथेंटिकेशन हो गया दूसरा। तीसरा हो गया कि क्लाउड फंक्शंस। क्लाउड फंक्शन मतलब अगर हमें कोई थर्ड पार्टी ऐप इंटीग्रेट कराना हो, बैकएंड में कोई कोड लिखना हो, अगर हमें कोई क्या कहते हैं, इफ़ ट्राई एंड एरर की हमें कोई API कॉल करनी हो, ट्राई और कैच का ब्लॉक ऑफ कोड लिखना हो, साथ ही साथ हमें जो है अलग अलग चीज़ें उसके अंदर थर्ड पार्टी सर्विसेज को इंटीग्रेट करना हो, और साथ ही साथ ईमेल सेंड करना हो, OTP जनरेट करके भेजना हो, ठीक है। तो कोई भी सर्विस जब हमें रन करनी होती है पीछे बैकएंड में, तो हम क्लाउड फंक्शंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो और तीसरा होता है आखिर में, चौथा होता है आखिर में, सॉरी तीसरा तो मैंने बता दिया, चौथा होता है कि हम कहते हैं यूज़र का डेटा स्टोर करने के लिए जो डेटा होता है, हम यूज़र के डेटा को हम कैसे स्टोर करें, तो उसके लिए जो डेटाबेस होता है, चौथा हम स्टोरेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फायरबेस के अंदर ये चारों चीज़ें होती है, 4 बेसिक्स होते हैं। पहला तो होता है फायर स्टोर यूज़र का डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है, उसका नेम, ईमेल, ID, फ़ोन नंबर, एड्रेस, वो सब, ठीक है। दूसरा होता है पेज स्टोरेज, जो कि मैंने बताया ब्लॉब होती है, बकेट होती है, जिसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर होता है, ठीक है, नॉन टेक्सचुअल डेटा, जैसे कि वीडियोज़, फोटोज़, इमेजेस, पिक्चर्स, ठीक है, जिसे हम पिक्चर्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ऑडियो हो गया। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया ऑथेंटिकेशन, और चौथा हो गया कि हम कोड रन करना होता है हमें बैकएंड में, सर्वरलेस कोड, ठीक है, कि बिना सेटअप करे, बिना सर्वर को सेटअप करे, बिना रन टाइम सेटअप करे, जैसे हमें जावास्क्रिप्ट रन करनी है तो ताकि हमें बैकएंड में bun.js या फिर Node.js रन ना करना पड़े, ठीक है, सेटअप ना करना पड़े, हम खाली कोड लिखें और वो कोड रन हो जाए। तो इसलिए हम क्लाउड फंक्शन का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें रन टाइम का झमेला नहीं होता। तो ये 4 चीज़ें किसी भी बैस को मिलकर बनाती हैं, ठीक है। तो और यही फायरबेस के अंदर भी ये 4 चीज़ें होती हैं। फायरबेस के अंदर होती है क्लाउड फंक्शंस, फायर स्टोर जिसके अंदर यूज़र का डेटा होता है, फायर स्टोरेज के अंदर ब्लॉब होता है, और चौथा होता है ऑथेंटिकेशन हम कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो अब ऐसे कई सारे क्या कहते हैं बैकएंड एज सर्विस और है, सुपरबेस हो गया, फायरबेस हो गया, जो कि हम 2 फ्लटर फ्लो के साथ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और है जो कि मैं बताता हूँ। पहला तो है nhost, ये भी एक बहुत फेमस बैस है, और ये PostgreSQL का इस्तेमाल करता है, ठीक है, PostgreSQL का, जो कि एक ओपन सोर्स डेटाबेस है। ये PostgreSQL का इस्तेमाल करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, और साथ ही साथ हसूरा का भी, ठीक है। साथ ही साथ ये APIs के लिए GraphQL APIs को यूज़ करता है। फिर उसके बाद हो गया पॉकेट बेस भी दूसरा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये काफ़ी लाइट है, और ये SQLite का यूज़ करता है डेटाबेस के तौर पर। और ये रियल टाइम डेटा फीचर्स भी अलाउ करता है। रियल टाइम डेटा फीचर्स मतलब डेटाबेस 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है SQL हो गया, नॉन SQL डेटाबेस हो गया, जो सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर बनते हैं। साथ ही साथ रियल टाइम डेटाबेस में, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को बहुत ही फास्ट इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। मतलब रियल टाइम में कोई डेटा आ रहा है और हम उसे जो है रियल टाइम में डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, मैसेजिंग ऐप्स में, जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये इस तरह के डेटाबेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि डेटा रियल टाइम में आता है। जैसे मैंने अभी मैसेज भेजा और अभी किसी दूसरे को दिख जाए, साथ ही साथ वो स्टोर भी हो जाए। तो ये कॉमन डेटाबेस में, जैसे MongoDB हो गया, SQL हो गया, SQLite हो गया, इसमें पॉसिबल नहीं होता। तो ये इसके लिए हमें रियल टाइम डेटाबेस का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि Redis, ठीक है। तो उसमें रियल टाइम डेटाबेस के भी फीचर होते हैं। साथ ही साथ डायरेक्टर्स तीसरा जो है बैकएंड सर्विस है, क्योंकि दोबारा से SQL डेटाबेस का यूज़ करता है, ठीक है। और ये भी GraphQL APIs को जनरेट करने में जनरेट कर सकता है, ठीक है, इससे कनेक्ट होकर, ठीक है, ये SQL डेटाबेस से कनेक्ट होकर REST और GraphQL API जनरेट करता है, ठीक है। ये GraphQL APIs का यूज़ करता है कनेक्ट करने के लिए। और चौथा है बहुत फेमस अमेजॉन का AWS एम्पलीफाई, ठीक है।
ये जो है AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बना हुआ है, ठीक है। AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर AWS बहुत बड़ी कंपनी है AWS, ठीक है। साथ में ये APIs और सर्वरलेस फंक्शन भी देता है, ठीक है। मतलब ये APIs के जरिए आप कनेक्ट कर सकते हैं और सर्वरलेस फंक्शन रन कर सकते हैं। इसमें भी क्लाउड कंप्यूटिंग फंक्शन होता है। चौथा है बैक4 ऐप, ठीक है। ये एक ओपन सोर्स ऐप है दूसरा से, ठीक है। और ये भी REST API और GraphQL APIs के जरिए कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर हमें बैश को कनेक्ट करना हो फ्रंट एंड से तो उसके लिए हम APIs का यूज़ कर सकते हैं। इनकी खुद की लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। हम उन लाइब्रेरीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनकी खुद की लाइब्रेरीज होती हैं कनेक्ट करने के लिए। फायरबेस की अपनी अलग लाइब्रेरी होती है, सुपरबेस की अपनी अलग लाइब्रेरी होती है। तो बैश को कनेक्ट करने के लिए GraphQL APIs और REST API का यूज़ होता है, खासकर बैक4 ऐप में, ठीक है। फिर किन्वी ऐप और है दोबारा से, ठीक है। और साथ ही साथ एक फेमस है एवराइट। एवराइट दोबारा से एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और गिटहब के साथ मतलब जो गिटहब स्टूडेंट मेंबरशिप देते हैं उनको फ्री कोर्सेज मिल जाते हैं इनके, ठीक है, कैसे यूज़ करना है। एवराइट का साथ ही साथ ट्रायल भी मिल जाता है, फ्री ट्रायल होता है एवराइट का, ये ओपन सोर्स भी है, लेकिन इसका पेड वर्जन भी उन्हें फ्री में मिल जाता है यूज़ करने को, ठीक है। साथ ही साथ कोर्सेज भी मिल जाते हैं कि कैसे यूज़ करना है। अब साथ में मैं एक चीज़ जो समझा दूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और फीचर्स, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि फायर स्टोर के अंदर हम क्या करते हैं, फायर स्टोर के अंदर जो है वो हम जो है यूज़र का डेटा स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, यूज़र का डेटा जो है वो स्टोर करते हैं फायर स्टोर के अंदर, ठीक है, यूज़र का डेटा। और फायर स्टोरेज के अंदर हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो यूज़र का होता है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ फायर क्लाउड फंक्शंस का यूज़ होता है थर्ड पार्टी सर्विसेज को इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो हम अपने फ्लटर फ्लो के साथ बिल्ड शिप को इंटीग्रेट करना चाहते हैं या उसके किसी फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, क्लाउड फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्लाउड फंक्शन फीचर उस फ्लटर फ्लो के अंदर भी इनबिल्ट होता है, लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है, फायरबेस के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन का भी फीचर होता है। लेकिन अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि हम एक फायरबेस SDK का यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब कुछ और फीचर्स मैं बताऊँ, सबसे पहले तो है रियल टाइम डेटाबेस, ठीक है। रियल टाइम डेटाबेस जो कि मैंने बताया एक ऐसा डेटाबेस जो कि रैम के ऊपर बना होता है प्राइमरी मेमोरी के अंदर, जिसमें फास्ट इंसर्शन और डिलीशन हो सकता है, ठीक है। मतलब फास्टली हमें डेटा अपडेट करना है, डेटा को इंसर्ट करना और डिलीट करना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी यूज़र अपने किसी दोस्त को एक मोबाइल मैसेजिंग ऐप में व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में मैसेज भेजा, वो मेरे दोस्त को अपीयर हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो साथ में जल्दी से इतनी ही कम टाइम में वो जो डेटाबेस में भी स्टोर हो जाए रिकॉर्ड के तौर पर कि मैंने मैसेज भेजा था। तो उसके लिए हम SQL का यूज़ नहीं करते, उसके लिए हम रियल टाइम डेटाबेस रेडिस का यूज़ करते हैं। तो फायरबेस के अंदर ये सर्विस अवेलेबल होती है रियल टाइम डेटाबेस के नाम पर। साथ ही साथ फायरबेस होस्टिंग भी अवेलेबल होती है। जैसे आपने होस्टिंग करके ऐड दिखाऊंगी कि हमें वेबसाइट होस्ट करनी है, तो वेबसाइट होस्ट करने के लिए भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फायरबेस होस्टिंग के नाम से। साथ ही साथ फायरबेस एनालिटिक्स, जैसे गूगल एनालिटिक्स है, साथ ही साथ फायरबेस एनालिटिक्स भी, मतलब आपके ऐप में कितने लोग आ रहे हैं, कितने यूज़र्स आ रहे हैं, तो एनालिटिक्स भी अलाउड करता है। साथ ही साथ फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग, ये एक नोटिफिकेशन भेजने का तरीका, जहाँ पे हम एक फ्री और भरोसेमंद तरीका नोटिफिकेशन भेजने का, ठीक है। नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन हम यूज़र को भेज सकते हैं, जैसे इन ऐप नोटिफिकेशन भेजने के लिए। क्लाउड फंक्शन जो है वो हम ईमेल भेजने के लिए सेंड कर सकते हैं, लेकिन इन ऐप नोटिफिकेशन के लिए ये फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग ऐप बिल्कुल परफेक्ट है। साथ ही साथ इसमें रिमोट कॉन्फ़िग भी है। ये क्या करता है, ये फीचर जो है इंटरफेस प्रोवाइड करता है रिमोटली ऐप को अपडेट करने का, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक ऐप बनाया, ठीक है, और मैंने फायरबेस से कनेक्ट कर रखा उस ऐप को और वो प्ले स्टोर में लोग उसे डाउनलोड कर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई नया अपडेट भेजूँ अपने ऐप में, उसकी होम स्क्रीन को बदल दूँ, कोई नया फीचर डाल दूँ, तो अब उसके लिए मुझे अलग से नया ऐप बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खाली क्या कहूँगा, फायरबेस में जाऊँगा, ठीक है, फायरबेस अपने कंसोल में लॉगिन करूँगा और रिमोट कॉन्फ़िग में जाके अपने ऐप को अपडेट कर दूँगा, और जितने भी ऐप हैं वो अपने आप अपडेट हो जाएंगे, जो कि यूज़र के फ़ोन में पहले से डाउनलोड है वो अपने आप अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। उन्हें नया अपडेट का वर्जन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सर्विस परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए भी फीचर्स होते हैं और फायरबेस टेस्ट लैब होते हैं, ठीक है। इस सर्विस को टेस्ट करने के लिए होता है, जैसे मुझे A/B टेस्टिंग करनी है, मुझे देखना हो कि मैंने 2 नए UI डिज़ाइन बनाए, ठीक है, 2 नए UI यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन बनाया। अब मैं देखना चाहता हूँ किस पे यूज़र अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने एक होम पेज बनाया अपने ऐप के लिए, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कौन से होम पेज पे ज़्यादा लाइक्स आते हैं, तो मैं एक होम पेज दूसरों को दिखाऊंगा, दूसरा होम पेज दूसरे ग्रुप को दिखाऊंगा, और जिस पेज को ज़्यादा यूज़र्स लाइक करेंगे उसी को परमानेंट बना दूँगा। तो ये सब तरीके हैं फायरबेस के अंदर। फायरबेस के अंदर जेमिनाई की API इंटीग्रेशन और AI इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है। साथ ही साथ मशीन लर्निंग के फीचर्स भी उसमें मिलते हैं कि ये देखना कि यूज़र कौन सी चीज़ों को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर पाना, ये सब फीचर होता है। तो ये सारे बैश के फीचर्स हैं जो मैंने बैश का बैकएंड एज अ सर्विस का बेसिक ओवरव्यू बता दिया। साथ ही साथ एक दूसरा बैश भी होता है, यानी बैंकिंग एज अ सर्विस, वो मैं अभी कवर नहीं करूँगा, ना इसका कोई यूज़ है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। तब तक वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आगे और भी पूरा
वीडियो लेके आऊँगा कि किस तरीके से ऐप को बनाना, जिसमें मैं ड्रॉ कर बताऊँगा, ठीक है।